नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, नेशनल मूवमेंट का हमारी श्रृंखला चल रही थी, सीरीज चल रही थी, उसका आज जो है तीसरा लेक्चर हमको शुरू करना है। हो सकता है आप सभी ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर उसको देख लें। बिना उसको देखे जो है ये थोड़ा अधूरा अधूरा लगेगा। दूसरी चीज़, और हमने माइक्रो सिलेबस में प्रायोरिटी बेसिस पे इसको डिवाइड किया था सब सेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम अपना लेक्चर लेकर चल रहे हैं। आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम आपको सिविल डिसोबीडियंस से लेकर 1940 तक के जो भी डेवलपमेंट हैं, एक्सेप्ट एक्ट, सब पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद जो है, इसके बाद 1940 से लेकर प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन तक जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। तो 4 लेक्चर में हम लगभग आपका ये नेशनल मूवमेंट्स जो है कंप्लीट कर देंगे। आप सभी को फिर से वही बोलूँगा, नोट्स बनाना हो जिनको बना लीजिए, और वो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। आप लोगों को पहला चीज़ तो मैं 14 घंटे में पूरी हिस्ट्री ख़त्म करने को बोला हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आप कहीं से भी कंपेयर कर लीजिएगा, आप लोग पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप लोग पीछे हट रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की कमी के कारण है। उस आप लोग पीडी नोट्स बनाते रहिए, थोड़ा मेहनत कर लो। कहीं भी जाके आप ट्राई मार सकते हो, कहीं भी जाके देख सकते हो। आप जो 14 घंटे में ये काम कंप्लीट कर रहे हो, वो आप लोग जो है बाकी जगहों पे 60-60, 70-70 घंटे, या कई कोचिंग्स में तो ये महीनों महीनों चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत कर लो यार। हर चीज़ पकी पकाई चीज़ें सही भी नहीं होती हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, और जो है थोड़ी चीज़ अनएथिकल भी लगती है। हमने कहा है एक सही टाइम पे आने पे ज़रूर दे देंगे। चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। हमने जो है पिछली लेक्चर में आपको सब कुछ बता दिया था, साइमन कमीशन के पहले तक का, जो कि स्वराज पार्टी तक का हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का बैकग्राउंड पहले बात करेंगे। हमने बोला था सारे मूवमेंट में हम बैकग्राउंड बात करेंगे, उसके बाद जो मेन इवेंट है उसको बात करेंगे, उसके बाद जो है आफ्टर मैथ की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड में क्या था, जब उसके बाद फिर हम बात कर रहे हैं साइमन कमीशन के आने की। ठीक है, साइमन कमीशन क्यों आया था? पहली चीज़, हमने आपको एक्ट नहीं बताया। उस एक्ट में प्रावधान होते थे, उसके बारे में हम आपको अलग से बात बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया था, उस एक्ट में एक प्रावधान था, एक प्रोविज़न था कि हर 10 साल बाद इस एक्ट का जो रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके क्या हुआ कि 1929 में ब्रिटेन में एक इलेक्शन पड़ गया था, तो जिसके कारण गवर्नमेंट ने एक घोषणा कर दी थी कि 1927 में ही साइमन कमीशन को अपॉइंट कर दिया जाएगा, जो कि वहाँ पे जाके इंडिया में जाके 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहते हैं, उसकी समीक्षा करेगा। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने 7 सदस्यीय जो है समिति अपॉइंट की थी। ठीक, 7 सदस्यीय समिति के जो अध्यक्ष थे वो लिबरल पार्टी, लिख लीजिएगा अगर इसको लिखना होगा, लिबरल पार्टी के जो साइमन थे वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो इनको जब अध्यक्ष बनाया गया, बाकी 6 मेंबर जो है इसमें सारे विदेशी रखे गए थे, अंग्रेज रखे गए थे, गोरे रखे गए थे बेसिकली। तो इंडिया में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट किया कि आप हमारे देश के, मतलब एक तो आप संवैधानिक स्वशासन के बारे में बात किए थे, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात किए थे। उसके बाद जब आप रिव्यू करने की बात आई तो हमें बिल्कुल भी, मतलब आप उस टाइम तक गवर्नमेंट में क्या था कि ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर दोनों शामिल होने लगे थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन उनको बिल्कुल भी कोई रोल मतलब नहीं दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया उनको इस कमीशन से। तो ये चीज़ जो है एक आत्मगौरव, सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक धक्का था। ठीक है, उसके बाद 1927 में जब साइमन कमीशन अपॉइंट हो गया, तो मद्रास में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साइमन कमीशन के साथ जो भी सहयोग था, कोऑपरेशन था, उसको करने के बॉयकॉट किया। ठीक है, तो उसके बाद जब 1928 में साइमन कमीशन, देख लीजिएगा, अपॉइंट 1927 में हुआ था, लेकिन जब इंडिया में आया तो वो 1928 था। 1928 में जब साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा तो लोगों ने उसका बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, सारी पार्टीज़ ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा भी थी, लिबरल बैग भी थी, लिबरल लीग भी थी। सब जो है सारे पार्टी जो है इसको अपोज किया। तो मद्रास सेशन के बाद जो है कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हम जो है
साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। फिर साइमन कमीशन बॉम्बे गया, फिर बॉम्बे से उसके बाद जो है लखनऊ गया, लखनऊ में गोविंद वल्लभ पंत, ये सब मत लिखिएगा, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के में इसका विरोध हुआ। उसके बाद जब ये लाहौर गया तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में वहाँ प्रदर्शन हुआ। वहीं पे लाला लाजपत राय की पुलिस लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी 1928 में, ठीक है। तो इसको सभी लोगों ने अपोज किया था, लेकिन एक ही आदमी थे, मतलब उस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो बम्बई में साइमन कमीशन का सहयोग करने के लिए जो है तैयार हो गए थे, ठीक है। तो इसमें एक चीज, दो तीन चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। एक तो लाला लाजपत राय यहीं पे साइमन गो बैक का नारा दिए थे और सैंडर्स द्वारा जो है उनकी हत्या हो गई थी, ठीक है। और दूसरा एक चीज़ है कि इसमें ऑल वाइट कमीशन, मतलब साइमन कमीशन मैंने आपको बताया जिसमें कोई भी इंडियन को जगह नहीं दी गई थी, तो वो किसके सुझाव पे हुआ था? बेसिकली वो उस टाइम पे जो वाइस राय थे लॉर्ड इरविन के सुझाव पे हुआ था। उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ सचिव थे इंडिया के, वो बर्कनहेड थे। उन्होंने इस बारे में लॉर्ड इरविन से बात भी की थी, लेकिन लॉर्ड इरविन का जो इस चीज़ पर जोर था कि नहीं, इसमें इंडियंस को जो है कोई भी रोल नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें 3-4 चीज़ें याद रखने की। लॉर्ड इरविन के ने सजेस्ट किया था कि ऑल वाइट कमीशन होगा। दूसरी चीज़ ये होगा कि 7 मेंबर था, और ये साइमन का जो थे ये लिबरल पार्टी के थे, और लाला लाजपत राय जी जो है यहीं पे सैंडर्स के द्वारा जो है मतलब सैंडर्स को भगत सिंह और उनके साथियों ने जो मारा है, ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल थे लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए। तो इधर हमने क्वेश्चन भी डाला हुआ है, हु एमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये कल ही हमने बोल दिया था कि कल लीजिएगा। उसके बाद जो है हु एमंग द फॉलोइंग मेंबर ऑफ साइमन कमीशन बिलोंग टू, ठीक है। ये आप चीज़ें देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। लिबरल पार्टी से कौन बिलोंग करते थे उस टाइम पे साइमन कमीशन में जो मेंबर थे, मैंने आपको इसमें कुछ हिंट भी दे दिया है। तो उसके बाद जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बेसिकली, इसको मत लिखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कि इसमें एक संघीय संविधान, मतलब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने बोला था कि, मतलब मैंने इसमें डिटेल में नहीं बताया है, लिखा नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उन्होंने उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी। और उस टाइम पे 1919 में जो है डायरकी लगाई गई थी, ठीक है, प्रोविंस पे। तो वो डायरकी जो, जिसको द्वैध शासन हिंदी में कहते हैं, उसको समाप्त करने की व्यवस्था की करने को बोला था। साथ ही साथ जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसको उत्तरदायी सरकार बनाने की व्यवस्था किया था। उसी के कारण जो है आगे चल के 1935 में, आप लोगों को मैं बताऊंगा जब एक्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी काफ़ी हद तक दे दी गई थी। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र पे जो सेंटर है, प्रोविंस में तो ऑटोनॉमी दे दो, लेकिन सेंटर गवर्नमेंट पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल है, उस पर कोई भी इंडियंस को जो है कोई भी रोल ना दिया जाए, ठीक है। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसके अलावा एक चीज़ और थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, तो मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने कहा उस टाइम तक बर्मा जो है भारत का पार्ट था। 1935 के पहले मतलब बर्मा को 1935 के बाद जो है भारत से अंग से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा जो है उस टाइम तक भारत का पार्ट था। तो साइमन कमीशन ने एक ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया जाए, और जो है बंगाल का जो पार्ट उड़ीसा था उसको भी एक अलग प्रदेश बना दिया जाए। साथ ही साथ जो है सिंध को भी एक अलग प्रदेश बना दिया जाए। साथ ही साथ जो है मताधिकार जिसको कहते हैं, वोट, राइट टू वोट जो है, उसका जो पहले था यूनिवर्सल जो है मताधिकार का, वो सार्वभौमिक मताधिकार जो है कहते हैं, यूनिवर्सल राइट टू वोट जो है, ये नहीं था इंडिया में। कुछ चुनिंदे लोगों को ही था। जैसे 1919 के एक्ट के द्वारा जो है केवल 2.8% इंडियन ही वोट देने का अधिकार रखते थे। तो उन्होंने ये उसको कहा कि 10 से 15% हम इसको कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें साइमन कमीशन की कुछ रिकमेंडेशन थी, जिनको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में रहे। तो वो सब चीज़ें, कई बार होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, किस चीज़ों से इन्फ्लुएंस था, साइमन कमीशन रिपोर्ट से था, दूसरा जो है आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से था, तीसरा मतलब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड। तो इसमें आपको ऑप्शन लगाना है आल, तो इसलिए मैं इसको काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ।
फिर जब साइमन कमीशन जब उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी रिकमेंडेशन दिया तो, और साइमन कमीशन का बहिष्कार जो इसको बॉयकॉट कहते हैं, मतलब सारी पार्टीज़ ने किया, तो लॉर्ड बर्किनहेड काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए। लॉर्ड बर्किनहेड मैंने आपको बताया कि जो है सेक्रेटरी थे, सचिव थे भारत सरकार के, ठीक है। आपको एक्ट में बताऊंगा कि उस टाइम पे जो हायरार्की कैसे होती थी, वायसराय कौन होता था और सेक्रेटरी या फिर वो इंडिया कौन था उस टाइम पे, तो वो चीज़ें आपको बताऊंगा। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गए, तो उन्होंने भारतीयों के सामने ये चुनौती रखी कि वे एक ऐसे संविधान का निर्माण करके ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत करें जिसको सभी दल की सहमति हो, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, मैंने बताया था कम्युनलिज्म उस टाइम पे जन्म ले चुका था, और निचली कास्ट वालों के लिए भी भीमराव अम्बेडकर जो है पोलराइज करना शुरू कर दिए थे। हिंदू महासभा के अपने राग थे, बाकी लिबरल लीग के अपने राग थे। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब सोची समझी थी कि लॉर्ड बर्किनहेड ये जानते थे कि ये चीज़ें जो है करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कांग्रेस के लिए, ठीक है। तो लेकिन कांग्रेस ने आगे चल के जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। ये जो चैलेंज था कि हाँ हम ये एक चीज़ बनाएंगे जिसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 में उन्होंने एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो 1928 में जब इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था तो एक लखनऊ सेशन हुआ था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए उसको मैंने यहाँ लिखा नहीं। लखनऊ सेशन में जब उसके लिए जो कि वार्तालाप हुई, जो कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टी जो है एक्सेप्ट कर ली थी कि मतलब हाँ हाँ ये प्रोविजंस होगा, ये चीज़ें होगा। लेकिन जब ये बात कोलकाता सेशन पे पहुंची तो जो है वहाँ पे ये चीज़ें जो है रिजेक्ट कर दी गई। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया, जो कि, और हिंदू महासभा उसमें जो मुस्लिम्स के लिए प्रोविजंस था उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो कुल मिला के जो है सहमति नहीं बनी, जो कि ब्रिटिशर्स ने एक गैस लगाया हुआ था। तो हमने देखा कि जो है नेहरू रिपोर्ट से काफ़ी लोग असंतुष्ट थे, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग भी जो है नेहरू रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन गांधी जी के समझाने पे वो लोग मान गए थे, क्योंकि इसमें जो प्रोविज़न था वो डोमिनियन स्टेटस का था। लेकिन ये लोग चाहते थे कि इसमें मतलब डोमिनियन स्टेटस की जगह कंप्लीट इंडिपेंडेंस या टोटल इंडिपेंडेंस जिसको कहते हैं, मतलब वो प्रावधान लाया जाए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी हम इस मांग के लिए तैयार नहीं है, तो ये लोग भी मान गए। तो इन्होंने इस जो मनमुटाव हुआ है इसके कारण जो है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया, ठीक है। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर जो है ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। और यहीं पे कांग्रेस ने जो है एक अल्टीमेटम भी गवर्नमेंट को दे दिया था कि अगर एक साल के अंदर, मतलब एक साल के अंदर अगर आप नेहरू रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करते हो तो हमारी मांगें जो हैं बदल जाएंगी। अब हमारी मांगें डोमिनियन स्टेटस की जगह जो है पूर्ण स्वराज की ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। पूर्ण स्वराज मतलब टोटल इंडिपेंडेंस होता है। डोमिनियन स्टेटस में जो है सब कुछ जो है साम्राज्ञी, मतलब क्वीन विक्टोरिया ही रहती हैं बस। बेसिकली क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे ऑटोनॉमी दे दी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर छोड़ के सभी जगह ऑटोनॉमी दे दी जाती है। उस टाइम पे जैसे आयरलैंड था और ऑस्ट्रेलिया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ब्रिटिश एम्पायर का एक डोमिनियन स्टेटस रखता था। लेकिन इंडिया को ये सुविधा, ये जो छूट नहीं थी। तो यही एक तरीके से होता था कि कहा जाता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो गोरे लोग थे, अपन लोग का जो है थोड़ा कलर डार्क था, इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया। बेसिकली इसमें कुछ नेहरू रिपोर्ट में जो है कुछ प्रावधान थे जिसको आगे जो, मतलब इसमें एक था कि पहले तो भाषा के आधार पे, मतलब लिंग्विस्टिक प्रावधान के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रांतों का गठन करना था। जो प्रोविंसेस बनाने थे वो लिंग्विस्टिक बेसिक्स पे बनाने थे, जिसके मतलब आप जानते होंगे कि जब आज़ाद हुआ, मैं नहीं जानते होंगे तो मैं जब बताऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ पेंसिल स्टेट वगैरह उस टाइम में थोड़ा सा मेंशन कर दूंगा कि बेसिकली इसी से सबकी मांग उस टाइम उठी। क्योंकि आपने नेहरू रिपोर्ट में तो ये वादे किए थे कि भाषाओं के आधार पे प्रांतों का गठन करेंगे, लेकिन जब आज़ादी मिल गई तो आप ये कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए जो उपद्रव वगैरह काफ़ी शुरू हुए। तो इसमें जो है भाषा के आधार पे जो है प्रांतों का गठन का प्रावधान था। किसमें था? नेहरू रिपोर्ट में। थोड़ा सा दिमाग में डाल दीजिएगा, कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है।
साथ ही साथ जो है एक कुछ जैसे सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर हो गया, मतलब इन सब चीज़ों को छोड़ के सारी पावर जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इंडियंस की होनी चाहिए, मैंने बताया डोमिनियन स्टेटस के बारे में, वो इंडियंस के हाथों में होने चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ों के कंट्रोल जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रख सकती है अपने पास, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ था, मतलब मैंने बताया आपको कि मुस्लिम लीग ने इसको मना कर दिया। मुस्लिम लीग का कहना था कि सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसमें जो है हमको 1/3 प्रतिनिधित्व, 1/3 जो है रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जो कि कांग्रेस ने उस टाइम पे इनकार कर दिया, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन आज भी 1/3 नहीं है। सोच सकते हैं उस टाइम पे कितनी रही होगी। और आप पूरा 1/3% रिप्रेजेंटेटिव, उसमें भी मुस्लिम लीग का कहना था कि जो जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही इलेक्ट करने का सोल राइट रखेगी। ये तो बिल्कुल भी अनैतिक था और बिल्कुल भी इरेशनल था। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को जो है इनकार कर दिया। फिर इसके कारण क्या हुआ, जिन्ना ने अपनी 14 मांगे रखी, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी थोड़ा सा देखते रहिए कि पहले जो है हुआ आपका आल पार्टी कॉन्फ्रेंस, नेहरू रिपोर्ट आया, फिर जिन्ना ने 14 डिमांड्स रखे। फिर ये 14 डिमांड्स में वही चीज़ें जो है वापस था कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन जो है 1/3 होना चाहिए टोटल सीट के, और नेहरू रिपोर्ट को उन्होंने जो है रिजेक्ट ही कर दिया टोटल। और पृथक निर्वाचन मंडल, मतलब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात की थी, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी बिल जो है विधानमंडल या किसी भी जगह पारित नहीं होगा जिसमें किसी संप्रदाय, मतलब मान लीजिए मुस्लिम में के मतलब किसी मुस्लिम, जैसे कोई मुस्लिम संप्रदाय है मान लीजिए, चाहते थे हर बिल पे एक अलग अलग जो है कास्ट बेस पे जो है सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बिल है उसमें मुस्लिम संप्रदाय ने 3/4 जो असेंबली के अंदर है मेंबर्स ने उसका विरोध कर दिया, तो वो बिल पास नहीं होगा। और सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। उस टाइम पे सिंध जो है बॉम्बे में जुड़ा हुआ था, जैसा कि इसको साइमन कमीशन रिपोर्ट ने भी कहा था कि सिंध को अलग कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है 14 मांगे थी, उन 14 पॉइंट्स प्लान था। इस सब चीज़ों को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ना कि एटलीस्ट ये रिजेक्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया, मतलब क्लैश क्या था, उन लोगों का जो है समस्याएं क्या थी, किस कारण जो है वो उनकी बातों को एक्सेप्ट करते थे, वो किस कारण उनकी बातों को रिजेक्ट करते थे। वो कोई ऐसे मैकेनिकल नहीं है ना, कोई चीज़ सिचुएशन होती है, उसके कारण जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो माहौल बनता है उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रावधान थे, इसी कारण जो है क्लैश हुआ, इंटरेस्ट टकराए, इसी कारण जो है सब कुछ एक्सेप्ट रिजेक्ट हुआ, ठीक है। थोड़ा बहुत डिटेल में जानते रहिए, बाकी आपसे इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा कि ये जो मैंने लिख दिया वो सफिशिएंट है आपको जानने के लिए। फिर आता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या था कि कांग्रेस ने जो है एक अल्टीमेटम दिया था कि गवर्नमेंट को कि नेहरू रिपोर्ट को जो है आप एक्सेप्ट करिए, लेकिन जो है दिसंबर 1929 तक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है कोई भी इसका रिस्पांस नहीं दिया। तो इन्होंने एक लाहौर में अधिवेशन जो है, लाहौर में एक सेशन बुलाया, ठीक है। लाहौर सेशन कब हुआ था ये भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कांग्रेस का एम इसी दिन से जो है डोमिनियन स्टेटस से हटकर टोटल इंडिपेंडेंस हो गया। ये 1929 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर सेशन जो है रावी नदी के किनारे हुआ था। वहाँ पे जो है तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज मनाने का जो है तैयारी की गई थी। 26 जनवरी, इस यही कारण है कि आज भी जो है रिपब्लिक डे हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, जबकि अपना संविधान बन के 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। तो आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। रावी के तट पर जो है मध्यरात्रि का घंटा बजा था, ठीक है। कांग्रेस ने 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट का एक अल्टीमेटम दिया था वो तारीख ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। उसको पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है 26 जनवरी 1930 को मनाने का डिसीजन लिया था। एक चीज़ और आप जान लीजिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार स्टेटमेंट में पूछेगा, आपको फंसा देगा। क्या पूर्ण स्वराज सबसे पहली बार क्या कांग्रेस ने ही इसको बोला था, मतलब इसकी मांग की थी? तो इसका आंसर, कांग्रेस के मेंबर में नेहरू ने ही मांग की थी, तो इसका आंसर होगा नहीं।
सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस के पटल पे 1921 में अहमदाबाद सेशन पे उठी थी। इसमें जो है मौलाना हसरत मोहानी ने सबसे पहले डिमांड किया था। क्या किया था? पूर्ण स्वराज की, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया, प्रस्ताव फेल हो गया। ठीक है, तो मौलाना हसरत मोहानी 1921 अहमदाबाद सेशन दिमाग में रख लीजिएगा कि वो पहले थे। ये आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में पूछे ना पूछे डायरेक्ट पूछ सकता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान। ठीक है, उस टाइम पे अध्यक्ष तो अपॉइंट सी आर दास हुए थे, लेकिन सी आर दास जो है चितरंजन दास, जिनको मैंने स्वराज पार्टी के टाइम पे आपको डिटेल में बताया था, गया सेशन में भी ये अध्यक्ष थे अगले साल। उसके पहले अहमदाबाद सेशन में भी ये अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे, लेकिन उस साल जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उस कारण जेल चले गए थे, जिस कारण जो है इनकी एब्सेंस में हकीम अजमल खान को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली चीज़ मैंने जो आपको बताया कि पूर्ण स्वराज जो है सबसे पहले डिमांड किसने किया था। बाद में कम्युनिस्ट में भी पूर्ण स्वराज की डिमांड किया था, कानपुर में उनका सेशन हुआ था, उसके बाद जो है मद्रास में हुआ था। मैं जब कम्युनिस्ट बताऊंगा तो ही बात करेंगे उस पर। ठीक है, उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया में लाहौर सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें पूर्ण स्वराज डे जो है मनाने का फैसला लिया गया था और जो है 1 साल का अल्टीमेटम ख़त्म हो गया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये मतलब हुआ था कि फिर गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे रखी पहले गवर्नमेंट के पास। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, बस आप लोग सुन लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें 11 सूत्री मांगे जो है 31 जनवरी 1930 के पास रखी थी। ठीक है, यंग इंडिया के माध्यम से। यंग इंडिया किसकी मैगजीन थी? मैंने बताया था यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब किसका था? गांधी जी का। तो यंग इंडिया के माध्यम से इन्होंने 11 सूत्री डिमांड्स रखी। फिर क्या हुआ? उसमें एक डिमांड जो है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकार। मतलब गवर्नमेंट की उस टाइम पे साल्ट पे मोनोपोली थी और टैक्स देना पड़ता था, बहुत चीज़ें थी उस टाइम पे, रिस्ट्रिक्शंस थी। तो गवर्नमेंट ने गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में जो है 11 पॉइंट जो डिमांड थी उसमें ये भी एक पार्ट था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसका जो है बिल्कुल भी कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कहा कि हमसे नहीं मतलब है। तो आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। देखो, किसी चीज़ का इम्पॉर्टेंट, किसी चीज़ को स्टार्ट होने में किसी भी बहुत ही पावरफुल लोगों का बहुत ही हाथ होता है। उस टाइम में अब ठीक है, लोगों को ज़रूरत थी तो साल्ट टैक्स, साल्ट लॉ के बारे में बात होती है, लेकिन सही सही उस टाइम पे क्या था ना कि रुपया जो था और स्टर्लिंग, जो पौंड स्टर्लिंग था, उसका जो जो विनिमय दर था जिसको कहते हैं, उस टाइम पे एक सीलिंग से घटा के और उसको 4 पेंस करने के बारे में बात हो रही थी। मतलब जो आप समझ सकते हैं कि जैसे डॉलर और रुपए के बीच में जो भी आज चलता है कि चलो $1 बराबर 70 रुपये, उस टाइम पे पौंड जो है सबसे बड़ा करेंसी था, क्योंकि जानते हैं एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर जो है सुपर पावर था। तो उस कारण जो है थोड़ा सा पौंड और रुपए का जो रेट था बेसिकली ऐसा था कि जो भारतीय बिजनेसमैन थे, इसको इकोनॉमी में आपको बताया जाएगा कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे डॉलर के सामने रुपया गिरता है तो भारत के एक्सपोर्ट को फ़ायदा होता है, और डॉलर के सामने जो है रुपया बढ़ता है, मतलब उसमें एप्रिसिएशन होता है, तो भारत के एक्सपोर्ट को नुकसान होता है और इंपोर्ट को फ़ायदा होता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी। तो ये जो पौंड और स्टर्लिंग और रुपए का जो विनिमय अनुपात था बेसिकली वो उस टाइम पे भारतीय बिजनेसमैन के मतलब उनके ऊपर जो है निगेटिव इफेक्ट डाल रहा था। तो काफ़ी हद तक वो चाहते थे, उसमें घनश्याम दास बिरला थे, ठाकुर दास थे, ये सब जो है लोग काफ़ी ज़्यादा चाहते थे कि ये चीज़ें गांधी जी बात उठाएं। तो गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों में इसको भी रखा था। और मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इनका इन्फ्लुएंस क्या था, इन लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो पहले तो इतना हम लोग जान लिया 11 सूत्री मांगे की है। 11 सूत्री मांगों का गवर्नमेंट ने जवाब कुछ नहीं दिया। तो फिर इन्होंने जो है दांडी मार्च स्टार्ट किया, जिसको साल्ट सत्याग्रह कहते हैं। ये दांडी मार्च जो है साबरमती से दांडी स्टार्ट किया गया। इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि कितने दिनों तक जो है, कई बार पूछते हैं कितनों दिनों तक जो मार्च था वो चला था।
या किस डेट से किस डेट तक चला था। तो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक जो है 78 फॉलोअर्स को लेके गांधी जी, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार सीधे पूछ लेते हैं कि कितने जो है फॉलोअर्स थे, तो 78 फॉलोअर्स को मतलब साथ में लेकर गांधी जी ने ये आंदोलन स्टार्ट किया था, ये मार्च स्टार्ट किया था। बीच में भीड़ जो है इनके पीछे पीछे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा होने लगी थी, हज़ारों लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है भीड़ इनका साथ देने लगे। ठीक है, तो शुरुआत 78 फॉलोअर के साथ की थी। कब से की थी? 12 मार्च से की थी। 6 तारीख को ये जो है दांडी पहुंचे थे, वहाँ पे उन्होंने नमक को उठा के, नमक अवैध रूप से बना के नमक कानून जो है तोड़ा था। वहीं पे इनको सुभाष चंद्र बोस जो थे, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च की जो है नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के जो है रोम मार्च से कंपेयर की। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, मुसोलिनी और क्या नाम है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब नेपोलियन और मुसोलिनी का टॉपिक है। बेसिकली आप लोगों को वहाँ पे पता होगा कि मुसोलिनी जो है ब्लैक शर्ट मार्च हुआ था, उसमें जो है रोम जाके उन्होंने सत्ता अधिग्रहण कर दिया था, सत्ता से मतलब हटा दिया था, सत्ता परिवर्तन कर दिया था। वो उसी टाइम के आसपास की 5-6 साल के पहले की बात थी। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम जाएंगे नहीं, बस आप इतना याद रख लीजिएगा कि किसने जो है क्या बोला था। सुभाष चंद्र बोस ने जो है नेपोलियन मार्च फ्रॉम पेरिस टू एल्बा जो है इन्होंने इसको कहा था, और साथ ही साथ मुसोलिनी के रोम मार्च के साथ कंपेयर किया था। पेरिस टू एल्बा जो है नेपोलियन बेसिकली फ्रांस का हीरो बन गया था, तो वहाँ पेरिस से एल्बा जब बुलाया गया, मत जाइए उतना डिटेल में, रहने दीजिए, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, फिर इसमें क्या है, गांधी जी ने कुछ प्रोग्राम बनाए, मतलब उसमें गांधी जी ने कहा था कि लेट एवरी विलेज फेच और मैन्युफैक्चर कंट्राबैंड साल्ट, सिस्टर्स शुड पिकेट लिकर शॉप, ओपीएम डेंस एंड फॉरेन क्लास डीलर शॉप। ठीक है, महिला जो है वही कि शराब की दुकानों के सामने जो है जाकर बैठ जाएंगी, उस पर धरना देंगी और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा। ये जो नौजवान युवक हैं या वो हैं, वो कपड़ा बुनेंगे, बुनकर, मतलब मैंने बताया था गांधी जी चरखा से काफ़ी प्रेम रखते थे, तो वो बुनकर जो है वो उद्योग जिसको कुटीर उद्योग कहते हैं उस पर काम करेंगे। और साथ ही साथ हम नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मैंने बताया था सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बीच में डिफरेंस, तो इसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है शामिल कर दिया गया था। तो यही कारण था कि इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता। तो इसमें सीधे सीधे गवर्नमेंट के जो है लॉ को जो है चैलेंज किया गया। बेसिकली ये एक तरीके से सिविल क्राइम था। गांधी जी ने इसमें जो है महिलाओं से बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए जो है रिक्वेस्ट किया था, और महिलाओं ने काफ़ी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं ने सबसे ज़्यादा किस मूवमेंट में देखिए भारत में सारे मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि चाहे वो स्वदेशी मूवमेंट हो, चाहे नॉन कॉपरेशन हो, चाहे क्विट इंडिया हो, या चाहे सिविल डिसोबीडियंस हो, सब में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया आया था। तो ये स्टेटमेंट कहीं भी आया तो सीधे सीधे हाँ टिक मार दीजिएगा, करेक्ट। लेकिन अगर बात आती है सबसे ज़्यादा किस में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो उसका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। जब मैं क्विट इंडिया मूवमेंट बताऊंगा तो उसमें कुछ महिलाओं के नाम भी बताऊंगा, जैसे उषा मेहता वगैरह हो गई, तो उन सब के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गांधी जी ने बेसिकली महिलाओं से जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, साथ ही साथ जो है पूर्वी भारत में उन्होंने जो है चौकीदारी टैक्स को देने के लिए मना कर दिया। तो इसका क्या कारण हुआ, इसका जो प्रभाव हुआ कि धीरे धीरे बहिष्कार और नो टैक्स पेमेंट के कारण जो है भारत का जो है आयात घटकर 1/3 हो गया। बम्बई में जो है 14 अंग्रेजी मिलें बंद हो गई, सिगरेट का आयात घटकर 1/6 हो गया, और भारतीय सूती वस्त्र उद्योग जो है कई गुना बढ़ गया था। और डनलप जैसे हो गया, इंपीरियल टोबैको कंपनी जो है, ये सब जो है गवर्नमेंट से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करने लगी कि अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गांधी जी की मार्च के तरह जो है राजगोपालाचारी ने भी जो है तिरुचुंगौड से तिरुचिरापल्ली तक जो है एक मार्च निकाला था। तिरुचिरापल्ली तक एक मार्च जो है सेम मार्च जो ऐसे, ये शायद यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है
कि तिरुचेंगोड से तिरुचिरापल्ली तक जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम में किसने मार्च को लीड किया था, तो उसका आंसर जो है सी राजगोपालाचारी है। ठीक है। गांधी जी ने उस टाइम पे वर्ल्ड से भी जो है सिंपैथी काफ़ी ज़्यादा जो है मांगी थी कि हमारे मूवमेंट हमारे कॉज को लेके थोड़ा वर्ल्ड भी जो है सिंपैथेटिक अप्रोच एटीट्यूड दिखाए। ठीक है। इस मूवमेंट में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में दिखाई पड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा अब्सेंट थी। मतलब कोई चला जाएगा आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें जो है निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसका उसमें एक आंसर होगा, मतलब एक ऑप्शन होगा कि चलो इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन पार्टिसिपेटेड एट लार्ज स्केल, तो ये करेक्ट होगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी मतलब एब्सेंट थी कंपेयर टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने बताया था वहाँ पे आपको खिलाफत भी साथ में था, कॉज भी साथ हो गए थे, तो इस कारण जो है मुस्लिम्स जो है काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। इसमें क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया और गांधी जी को यरवादा जेल जो है भेज दिया गया। गांधी जी ने किस जेल को जो है टेम्पल बोला था, आप लोग इसको जो है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था तो उनके एब्सेंस में जो है अब्बास तैयब जी ने लीड किया था। ठीक है, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया था। तो सरोजनी नायडू ने जो है लीड किया था मूवमेंट को। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी धरासना। धरासना में जो है बेसिकली नमक निर्माण करने के लिए जो है वहाँ पे सोच बोला था कि वहाँ पे नमक निर्माण करेंगे और नमक कानून तोड़ेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने उससे पहले ही जो है वहाँ पे सारी व्यवस्था कर दी थी। आप मूवी देखे होंगे गांधी, तो उसमें भी जो है ये सीन दिखाया गया है। धरासना बहुत ही दर्दनाक सीन था कि मतलब पुलिस लाठियाँ लेके खड़ी थी, लोग नमक कानून आगे बढ़ बढ़ के तोड़ रहे थे और पुलिस जो है उनको पीट रही थी। साथ ही साथ वहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था इन लोगों ने खुद ही की हुई थी, तो जैसे पिट कर जाते थे नमक कानून तोड़ने के बाद तो वो अपना जो है इलाज करवाते थे। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हृदय विदारक दृश्य था उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक अमेरिकी पत्रकार थे जो कि वेब मेलर थे, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से निहत्थे सत्याग्रहियों पर निशंस अत्याचार का सजीव वर्णन किया था। ठीक है, उन्होंने बोला था कि इससे भयानक दृश्य, इससे भयानक चीज़ें मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। और उन्होंने मतलब भारत में महिलाओं की स्थिति की भी आलोचना किए थे। कहा कि जब तक महिलाओं पर अत्याचार चलता रहेगा तब तक भारतीय पुरुषों को यह अधिकार नहीं है कि वो भारत के शासन का प्रबंध अपने हाथ में ले लें। मतलब इंडिया में स्थिति तब भी ना सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जरूर हुआ था, लेकिन स्थिति जो है बहुत बुरी थी। लेकिन इतनी भी मतलब नहीं सही हो गई थी, उन्हें भी पर्दा के पीछे रखा जाता था। ये मूवमेंट था, इसमें हार्डली जो है अगर पुरुष जो है 100 हैं तो महिलाएं मुश्किल से 5 या 10 महिलाएं पार्टिसिपेट करती थी। और ऐसी स्थिति देखकर और जब पर्दा प्रथा और दुनिया भर की चीज़ें उनको वेब मिलर ने देखा तो यही कहा कि जब आप अपने अंडर ही 50% लोगों को ऐसे मतलब एक स्लेव की तरह डील करते हो तो आपको सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार कैसे हो सकता है। तो ये बात तो काफ़ी हद तक सही थी। तो वेब मेलर के बारे में मैंने बता दिया, आप लोग दिमाग में रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि वंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, बंग मतलब बंगाल का जो विभाजन था उसको भंग करो, तो वही बंग भंग आंदोलन कहा जाता था। स्वदेशी आंदोलन के समय कौन पत्रकार था और कहाँ का था, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। इसी टाइम एक रेड शर्ट मूवमेंट हुआ। ये देखिए सारे जो है मूवमेंट जो है, सारी चीज़ें जो इवेंट्स बता रहा हूँ ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से ही रिलेटेड है। तो रेड शर्ट मूवमेंट भी उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, मतलब ये जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पे स्टार्ट हुआ था। इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको खुदाई खिदमतगार कहते थे, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। खुदाई, शायद इस पर क्वेश्चन आया था ना, आया था, तो आप लोग जो है लिख के बताइए। खुदाई खिदमतगार जो ईश्वर के सेवक, जिसको सर्वेंट ऑफ गॉड कहा जाता है, खुदाई खिदमतगार का मतलब यही होता है। इसके जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो कि फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे। इनकी एक मैगजीन थी जो उसको कहते हैं पख्तूना, ठीक है, मैगजीन का नाम जो है पख्तूना। इनको फ़क़े अफ़गान की उपाधि मिली थी, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम नहीं है, ठीक है।
इनको बादशाह खान भी कहा जाता था। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखने के लिए नहीं है, मतलब कि मैंने बस बता दिया है कि ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, अगर अपनी कॉपी बना रहे हैं तो एक लाइन में लिख दीजिएगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका जो है एक मैगजीन थी, उसको पख्तूना कहते हैं, पख्तूना नाम था। जब भारत की आज़ादी हुई तो उस टाइम पे ये जो पार्टीशन था उसका विरोध करते थे, ठीक है, पार्टीशन नहीं चाहते थे। और इन्होंने जब आज विभाजन के बारे में जब एक ड्राफ्ट तैयार हो गया, सब कुछ पक्का हो गया, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हमको पख्तूनिस्तान इसमें से अलग दे दो। उसके लिए आंदोलन किया था, ठीक है। बस इतना इनके लिए जानना ज़रूरी है। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी को नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में ये सब लोग जो खुदाई खिदमतगार वगैरह थे, ये लोग किस नाम से बुलाते थे, तो उसके लिए एक नाम था, मलंग बाबा गांधी जी को बोलते थे। मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान लीजिए, कभी आ गया तो आ गया। फिर इसमें कुछ और जो है इवेंट्स थे, वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। इसमें जो है एक पेशावर में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुए थे। गढ़वाली सिपाहियों की दो जो पलटन थी वो अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दी थी। इसके जो लीडर थे वो चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है। तो आपसे इवेंट के नाम पूछ लिया जाएगा कि ये इवेंट जो है इस मूवमेंट से रिलेटेड है, तो हाँ ये सही है, ठीक है। उसके बाद इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, लंबी जेल सजा दे दी थी, ठीक है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली जो है गढ़वाल रेजिडेंट। साथ ही मैंने रानी गैंडयू मणिपुर की नागा ट्राइब की मैंने बता ही दिया था, जिया तरंग मूवमेंट में उन्होंने जो है मतलब इस मूवमेंट में मतलब ट्राइबल मूवमेंट को नेशनल मूवमेंट से जोड़ दिया था। मैंने आपको ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छे से बताया था जब मैं आपको ट्राइबल मूवमेंट बता रहा था। इनको रानी की उपाधि किसने दी थी, उस टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने शायद आंसर लिखा था, तो आज मैं बता देता हूँ। इनको रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। इनके बारे में लिखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत इन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करेगा। काफ़ी ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। ये कैपिटलिस्ट सेक्शन से भी जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट पाया था ये मूवमेंट, मैंने आपको बताया था। जमना लाल बजाज, हीराचंद, लालजी मोरंजी, जीडी बिरला, ये सब ने जो है 1 लाख करीब, जीडी बिरला ने इसमें 1 लाख जो है 1 लाख से 5 लाख के बीच में जो है इस मूवमेंट को डोनेट किया था। मैंने बताया ना, रुपया पाउंड स्टर्लिंग उनका जो खुद का इंटरेस्ट होता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी बहुत ही पावरफुल सोसाइटी होती है, तो उनका इंटरेस्ट टकराया तो उन्होंने काफ़ी हद तक, एक बहुत बड़ा कारण ये भी था सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होने का। साथ ही साथ नो टैक्स मूवमेंट जो है एक बिहार में भी, सारण में भी चला था। तो इसका फिर ये सब चीज़ें जब चली थी तो उसके बाद क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है परेशान हो गई। गवर्नमेंट ने जो है रिप्रेशन और कॉन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई। पहले रिप्रेशन किया, बहुत ज़्यादा सबको जेल में ढकेल दिया, सभी की जो प्रॉपर्टी थी सबको जब्त कर दिया, कन्फिस्केट कर दिया, मतलब नहीं टैक्स दे रहे हो तो सबकी प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान था, ठीक है। और उसके बाद जो है एक जो कंसिलिएशन की पॉलिसी अपनाई थी, उसमें जो है गांधी जी जो है से इरविन ने बात करने, मतलब इरविन और गांधी जी आपस में बात करने को तैयार हो गए थे कि चलो भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है, आप चलो बात करो। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो गया था और कांग्रेस जो है हल्ला ही मचा रही थी, मतलब मूवमेंट कर रही थी उस टाइम पे। वो कह रहे थे कि भैया जब आप लोग हम लोगों को इतना नहीं दे सकते हो कि साइमन कमीशन में एक रोल नहीं दे सकते, 11 पॉइंट्स जो है हमारी मांगों को रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, तो आप वहाँ बुला के ही क्या हमको चाय पानी कराओगे। तो बेसिकली अभी बताता हूँ मैं आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो इसमें एक प्रिंसली स्टेट के बारे में भी जान लीजिए। इसमें 2 प्रिंसिपली स्टेट थे, मैंने बताया भूल गया, ठीक है। प्रिंसली स्टेट में एक जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगे बोलते थे, ये कश्मीर का इशू है। तो यहीं से आप सोच लीजिए, आप दिमाग में रख लीजिए, यहीं से शेख अब्दुल्ला जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने स्टार्ट किया था, यहीं से उनका राइज शुरू हुआ। ये जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी नज़दीकी भी थे, दोस्त भी थे।
तो वहाँ पे एट्रोक्रेटिक जो मतलब निरंकुश जो है ऑटोक्रेटिक हिंदू राजा था, उसके अगेंस्ट जो है उन्होंने आंदोलन शुरू किया था। साथ ही साथ ये आंदोलन अलवर में भी होते। तो ये दोनों जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे हुए थे। बेसिकली आपसे एक 4-5 स्टेटमेंट बना के पूछ लेगा कि ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हाँ ये सारे चीज़ें इसी टाइम में हुए। ठीक है। उसी तरीके से रौलत सत्याग्रह के टाइम पे आपसे पूछ लेगा कि जो है श्रद्धानंद वाला इवेंट, तो हाँ भाई उन्हीं के टाइम पे हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी मैं कुछ इवेंट्स बताऊंगा। पैरेलल गवर्नमेंट किसके टाइम पे बनी थी, तो उसको आंसर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थोड़ी ना होगा, ये होगा। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखिए दाएं बाएं में क्वेश्चन लिखा भी हूँ दाएं कॉलम में, इसमें आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस और क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा। तो इसमें हो सकता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, नहीं तो आपको ढेर सारे क्वेश्चन और भी देंगे। ठीक है। फिर जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसी टाइम हो चुका, स्टार्ट हो गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट हो गया था। तो उसमें जो है ये पहले तो सब एक चीज़ जान लीजिए, सारे जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए थे। ठीक है। इनका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ये कोई भी चेंज नहीं हुए थे। ठीक है। तो ये ज़्यादा दिमाग में रखने का मतलब, एक बार रख लीजिएगा तो सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में था। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग उसको जो है आप पढ़िए। इसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, तो इसको कोई बहुत खास तवज्जो नहीं मिला। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन जो है मतलब ये बहुत सबको सरप्राइज कर दिया कि उस टाइम पे जो है भारतीय प्रिंसेस ने अखिल भारतीय संघ, जिसको ऑल इंडिया फेडरेशन जो है कहा जाता है, उसके लिए प्रस्ताव को मतलब एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी उस टाइम पे भाई। एक तरीके से अभी तो आपको ऑटोनमी है, ऑल इंडिया फेडरेशन बन जाएगा तो उतनी ऑटोनमी प्रिंसेस को या प्रिंसली स्टेट्स को नहीं रह जाएंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था। एक चीज क्वेश्चन ऐसे मैंने देखा है कि कई बार आता है कि क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव कौन थे फर्स्ट राउंड टेबल पे, तो उसके आंसर जो होगा केटी तेलांग थे। ठीक है। केटी तेलांग थे। ठीक है, याद रखिएगा केटी तेलांग। ठीक। तो उसके बाद जब देख लिया गया वहाँ पे, फिर गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि ये हम टाइम पास कर रहे हैं, बिना नेहरू के, बिना गांधी के, बिना कांग्रेस के कोई भी हम मान नहीं सकते कि कोई भी राउंड टेबल का कोई आउटकम निकलने वाला है। सबने अपनी अपनी डिमांडें रखी, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से आखिरकार जो है गांधी जी और इरविन के बीच में बात करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। ठीक है। किसके प्रयास से हुआ था? तेज बहादुर सप्रू और जयकर के। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू और जयकर के एफर्ट से जो है गांधी जी जो है इरविन से बात किए, क्योंकि उस टाइम पे मूवमेंट चल रहा था। गांधी जी जानते थे कि 11 पॉइंट फार्मूला जब डिमांड रखे तो इसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो इसका भी रिस्पांस मुश्किल है। तो 5 मार्च को 1931 को गांधी इरविन जो है मतलब समझौता हुआ, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिएगा, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है इसको, 5 मार्च 1931 में। तो इसमें जो है टोटल 8 बातें करीब हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा लेफ्टिस्ट को जो है गुस्सा करवाया था, जो कि मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा आहत हुए थे हिंदी में, जिसको कहते हैं वो था एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु का। ठीक है। गांधी जी ने इनके जो मतलब उनका जो एग्जीक्यूशन था उसके बारे में कहा जाता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया था कि वो रोका जा सके। ठीक। ठीक है। तो ये इसमें इतना इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्च और 1900 क्या नाम है 31 को। इसमें इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा लेफ्टिस्ट, यहाँ तक कि जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू भी जो है इसकी थोड़ा सा आलोचना की है कि गांधी जी पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखते हुए समझौता कर दिए। लेकिन जहाँ गांधी जी की बात आती थी तो वहाँ पे नेहरू जी उनके साथ हमेशा खड़े रहते थे, और नेहरू जी ने जो है गांधी जी को सपोर्ट दिखा के ये मतलब और पैक्ट को सपोर्ट दिखा के काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब एक तरीके से सपोर्ट दिखाया, उनको बचाया कि जो क्रिटिसिज्म चारों तरफ से आ रहे थे। और 23 मार्च को जो है गांधी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो है फांसी पे लटका दिया गया। उसके 6 दिन बाद मतलब 29 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट जो है कांग्रेस के पटल पे रखा गया और वहाँ पे उसको रेटिफाई कर दिया गया। इनफैक्ट
कांग्रेस के रेटिफाई करने के पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की चाल थी कि जानते थे कि हो सकता है कांग्रेस इसका अपोज करे, क्योंकि ये प्रावधान उसमें नहीं था उनका जब पैक्ट हुआ था। लेकिन जब वो कांग्रेस के पटल पे रखा गया उसके पहले ही उन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा जो है एग्जीक्यूट कर दी गई। तो ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की काफ़ी इनह्यूमन जो है कहा जा सकता है काम था। तो ये है। इसमें एक चीज़ था, सरोजिनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया था, गांधी इरविन दो महात्मा जो बोला था, गांधी इरविन दो महात्मा अगर स्टेटमेंट सीधे पूछ लिया जाए तो वो उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इसमें एलन कैम्पबेल भी थे जो कि बायोग्राफर थे इरविन के, जीवनीकार, जिन्होंने जो है इस पैक्ट को एक कंसोलेशन प्राइज़ गांधी जी के लिए बोला। कोई कहा इसके बारे में कोई जो है बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट नहीं माना उसको। तो इसको आप दो चीज़ें याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें 3 चीज़ याद रखिएगा। एक, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते थे। लेफ्टिस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो गए, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा और एलन कैम्पबेल ने कहा। उसके बाद जो कराची सेशन हुआ, कराची सेशन के अध्यक्ष जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है लाहौर के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये मतलब इसमें लाहौर के बाद कराची को आप लोग दिमाग में रखिए ही रखिएगा। उधर के मैंने जो बंग भंग आंदोलन के टाइम पे 3 सेशन बताया था सूरत तक, वो भी दिमाग में रखिए। तो कराची सेशन 1931 में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जब ये सेशन स्टार्ट होने लगा तो उस टाइम पे मैंने बताया सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दे दी गई थी और जो है काले झंडे फहराए गए थे गांधी जी जब आए थे, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही याद रखिए। साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि इसमें फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। इसको तैयार जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किसके हेल्प से किया था? मानवेंद्र नाथ राय, एमएन रॉय के सहायता से किया था। एमएन रॉय उस टाइम तक कम्युनिस्ट से दुश्मन हो गए थे, बहुत जो खास होता है वही सबसे बड़ा दुश्मन बनता है। तो एमएन रॉय जो है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाने के लिए आगे बढ़ चुके थे, उस टाइम कम्युनिस्ट नहीं रह गए थे। जब मैं कम्युनिस्ट पढ़ाऊँगा तो इनके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है एमएन रॉय ने जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको जो है जो ड्राफ्ट है तैयार किया था। यहीं पे गांधी जी ने बोला था गांधी जी मर सकते हैं लेकिन गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी जी कैन डाई बट नॉट गांधीज़म। और यहीं पे इनका जो पॉपुलैरिटी था उसको देख के सुभाष चंद्र बोस ने भी ये चीज़ माना कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ही हाई है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो हो गया कराची सेशन। कराची सेशन पहले तो देखिए क्रोनोलॉजी देख लीजिए। फर्स्ट राउंड टेबल हो गया, पहले मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर फर्स्ट राउंड टेबल हो गया, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ कि ले जाओ भैया इनको भी ले जाओ सेकंड राउंड टेबल पे। फिर उसके बाद जो है कराची सेशन हुआ। देखिए कोई भी पैक्ट होता है तो गांधी जी कांग्रेस थे नहीं, तो वो पैक्ट को रेटिफाई करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है। कराची सेशन में वो जो है पास हुआ। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पहुँचे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो इसमें 2-3 चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा। पहले तो कांग्रेस के अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे ये, कोई और भी नहीं गया था, साथ में कोई भी नहीं गया था। इनके साथ गई जरूर थी सरोजिनी नायडू, लेकिन वो वायसराय के मतलब वायसराय ने उनको वो दिया था, वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव होके नहीं गए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा केवल और केवल रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस का जो है गांधी जी ही थे। सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जो ये भी पार्टिसिपेट किए थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी किस शिप के थ्रू गए थे और कहाँ रुके थे। तो शिप था, नाम था SS राजपूताना, और वो वहाँ पे किंग्सले हॉल में रुके थे। क्या नाम था? SS राजपूताना, और किंग्सले हॉल में रुके थे, ठीक है। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात स्टार्ट हो गई और अंबेडकर जी इसके बारे में भी डिमांड करने लगे थे, ठीक है। सभी ने यहाँ गांधी जी के एफर्ट को जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया। गांधी जी एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते थे लेकिन सब अपनी अपनी राग अलापने लगे और यहाँ का आउटकम कुछ भी नहीं हुआ। इसका आउटकम एक चीज़ निकला कि फेडरल कोड जो है ब्रिटिश इंडिया में बनाने के बारे में बात होने लगी, जो कि आप पढ़ाया जाएगा चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो फेडरल एक्ट कब बना वो भी देखिएगा, ठीक है। सभी ने गांधी जी के एफर्ट को फ्रस्ट्रेट कर दिया। फिर गांधी जी बेचारे खाली हाथ पहुँचे। आई हुई भीड़ को उन्होंने बोला कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ परंतु अपने देश की इज्जत को मैंने
बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, इसका आउटकम कुछ नहीं था। इसमें दो स्टेटमेंट आप याद रख लीजिएगा। फ्रैंक मोरिस ने यहाँ पे गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर कहा था। जब गांधी जी ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जेम्स पैलेस की सीढ़ी चढ़ रहे थे तो भाई इतनी बड़ी जगह, इतने बड़े जेंटलमैन अपने को बोलते थे, और जो है हाफ नेक्ड एक धोती तो पहनते थे गांधी जी, और लाठी लेके जब सीढ़ियों को चढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला था ऐसा दृश्य जो है अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, फ्रैंक मॉरिस ने हाफ नेक्ड फकीर कहा था। फिर गांधी जी आए। गांधी जी ने सेकेंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो वहीं पे चर्चिल फिर भड़क गए। चर्चिल जो है कंजर्वेटिव पार्टी के थे, कंजर्वेटिव। अच्छा देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, जब ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी आई है तो भारत के प्रति रुख जो है उसका काफ़ी ज़्यादा क्रूएल हो जाता है, और वही जब लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी आ जाती है वहाँ पे तो उसका रुख जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब जिसको कहते हैं लिबरल हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। तो वहाँ पे चर्चिल थे भाई, वो तो कंजर्वेटिव पार्टी थे, तो उसको गांधी जी को उन्होंने सेडिशस फकीर कहा था कि ठीक है, एक तरफ तो आके ब्रिटिशर्स के साथ बैठ के वार्तालाप करते हो, फिर से वहाँ पे जाके वो करते हो, तो वही सेडिशस फकीर। फिर सेकंड फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। उस टाइम तक जो है लॉर्ड इरविन और यहाँ से रिप्लेस हो चुके थे, और लॉर्ड वेलिंगटन जो है नए वायसराय हो गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैसे ये जब गांधी जी जाने वाले थे ना सेकंड राउंड टेबल पे कॉन्फ्रेंस पे, तभी ये चीज़ हो चुकी थी। तो गांधी जी जैसे जाने वाले थे तभी जो है लॉर्ड वेलिंगटन यहाँ के नए वायसराय बन गए थे, और सैमुअल होर जो है यहाँ के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन गए थे। इरविन चले गए थे। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि इरविन जब गए थे तो लॉर्ड वेलिंगटन आए थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेडिकल थे यहाँ की सिचुएशन को लेके। तो उन्होंने कहा था कि आई एम गोना बी सॉर्ट ऑफ मुसोलिनी इन इंडिया। ठीक है, मुसोलिनी काफ़ी ज़्यादा आप समझ सकते हैं फासिस्ट गवर्नमेंट का लीडर कैसा उसका जो है तौर तरीका होगा, तो उसी टाइप का वो रिप्रेशन की तकनीक अपनाने को सोचे थे। गवर्नमेंट ने भी जो है स्ट्रॉन्गर मेजर जो है रिप्रेशन का लिया, मैंने बताया आपको, और सारे जो है इम्पोर्टेंट जो नेता लोग थे सबको जेल में डाल दिया गया। नेहरू, मालवीय, राजगोपालाचारी, सभी को जो है जेल में डाल दिया गया, और कांग्रेस को जो है अवैध घोषित कर दिया गया। लगभग 20,000 लोगों को जेल में भर दिया गया था। अच्छा, बेसिकली आपसे एक चीज़ पूछा जाता है कई बार जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस या गांधी जी ने पार्टिसिपेट क्यों किया? जब मूवमेंट चल रहा था तो ऐसे अचानक से क्यों बात करने को तैयार हो गए? देखिए दोस्तों, उस टाइम पे मैंने आपको बताया हर मूवमेंट के पीछे किसी पावरफुल आदमी का हाथ होता है, तो उस टाइम पे कैपिटलिस्ट लोगों का हाथ था। कैपिटलिस्ट लोग ज़्यादा नुकसान नहीं झेल सकते थे, साथ ही साथ वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ संवैधानिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, उसका रास्ता खुला रखना चाहते थे कि सारी चीज़ों की बात एक फॉर्मल वे में हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हो, और साथ ही साथ 1-2 साल 3 साल से ज़्यादा नुकसान वो नहीं झेल सकते थे। इसी कारण जो है उन्होंने गांधी जी को फोर्स किया कि आप जाके एक बार और बात करिए। यही एक रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो उसी टाइम ब्रिटिश ने अपना एक जो मिस्चीवियस मतलब इंटेंशन था उसको भी प्रदर्शित कर दिया, जिसको हम कम्युनल अवार्ड के बारे में बोलते हैं। 1932 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो है 16 अगस्त में तैयार किया था, लेकिन उसमें पहले क्या होता था कि सिख, क्रिश्चियन, सबको, मुस्लिम्स को, सबको अपना एक सेपरेट इलेक्टोरेट कहा ही जाता था, मतलब दिया ही जाता था कि ये लोग अपने ही कम्युनिटी वाले को वोट करेंगे। ये चीज़ें जो है दलित क्लास के लिए भी जो है एक्सटेंड कर दी गई। दलित क्लास जो है ऑलरेडी हिंदू सोसाइटी का एक पार्ट था। आप कैसे कर सकते हो कि हिंदू सोसाइटी को ही 10 भागों में बांट दो? हाँ, ये तो बेसिकली आप अपना मिसचीवियस डिवाइड एंड रूल में आप इतना खो गए कि आप हिंदू सोसाइटी को 10 भाग में बांट के जो है अब एक दिन आएगा कि दलित जो है दलित को वोट देगा, सवर्ण जो है सवर्ण को, छत्री को, ब्राह्मण को, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी गलत था। तो गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि भैया अब हम जो है फास्ट एंड टू डेथ, मतलब जब तक मर जाएंगे नहीं तब तक जो है हम जो है इसमें भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है, 20 सितंबर से कहा कि ये हम करेंगे। तो अम्बेडकर जी ने उसको कहा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है गांधी जी का, और कुछ नहीं।
फिर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने कोशिश करना स्टार्ट कर दिया और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में समझौता करवाने में बहुत तेज थे ये दोनों, मतलब कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर। फिर 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट साइन हुआ। इसमें गांधी जी का खुद ने पर्सनली जो है साइन नहीं किया था, सप्रू जयकर काफ़ी लोगों ने किया था, कई बार स्टेटमेंट में मैंने देखा है कि गांधी जी ने साइन किया था, तो इसमें पूना पैक्ट साइन जरूर हुआ था, तो गांधी जी ने इंडिविजुअली इसमें साइन, व्यक्तिगत तौर पे साइन नहीं किया था। फिर इसमें आया रिजर्वेशन, चीज़ें पहले से दी जाती थी, तो रिजर्वेशन जो प्रावधान था वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है दलित क्लास के लिए 71 से बढ़ा के 148 सीट कर दी गई, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं माना गया। देखो दोस्तों, से रिजर्वेशन अलग चीज़ होती है, सेपरेट इलेक्टोरेट अलग चीज़ होती है। रिजर्वेशन में देखो एक रिजर्व कर दी जाती है सीट कि यहाँ पे कैंडिडेट दलित ही खड़ा होगा और वोट सभी देते हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में इसको एक अलग कम्युनिटी मान ली जाती है कि चलो दलित है तो भैया जो जो दलित हो सिर्फ वही दलित को वोट दोगे, ठीक है, और कोई नहीं दे सकता है किसी और को, ठीक। तो वो चीज़ हो गया, तो दलित क्लास जो है उसको जो है एक नॉर्मल हिंदू जो कि था ही हिंदू सोसाइटी का पार्ट, उसका जो रिजर्वेशन सीट का था वो बढ़ा के 71 से 148 कर दिया गया। फिर गांधी जी ने जो है एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर होने का बात करी, वो कांग्रेस से रिजाइन मार दिए। उसके बाद 1934 में जो है कांग्रेस से रिजाइन मार दिए, और उसके बाद गांधी जी कभी जो है कांग्रेस में पार्टिसिपेट कभी दोबारा जो है मेंबरशिप नहीं लिए। तो आप लोगों को दिमाग में रख लीजिएगा कि गांधी जी कांग्रेस से कब रिजाइन मारे थे, तो इसका आंसर होगा 1934 में, ठीक है। और 7 अप्रैल 1934 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्थगित कर दिया गया। और गांधी जी को फिर वही है कि चल रहा है, अचानक पीक पे पहुंचा, सब कुछ बंद कर दिए, ख़त्म अचानक से। फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि भाई ये क्या है, जब सब कुछ पीक पे चलता है तो आप तो बंद कर देते हो। तो जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल सब ने कहा कि आप सब लोग, आप फिर से मतलब कैसा आलोचना किया उनका, जो क्रिटिसाइज़ किया। फिर गांधी जी ने अपना पूरा टाइम जो है हरिजन कल्याण में लगाने का मतलब रिजॉल्व किया, मतलब अपने आप को कहा कि अब मैं उनका जो पूरा टाइम है एक्टिव पॉलिटिक्स से जब तक हटे हैं 1934 से 39 के बीच में वो एक्टिव पॉलिटिक्स से नहीं थे, लेकिन इसके बाद ये नहीं है कि 1939 को उन्होंने जो है कांग्रेस की मेंबरशिप वापस ले ली, ठीक है। फिर उन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाई, जिसको बाद में हरिजन सेवक संघ कहते हैं, उसको बनाया। और इसके जो अध्यक्ष थे उसको घनश्याम दास बिरला, याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिरला थे, उनको अपॉइंट किया, ठीक है। साथ ही साथ उसी जैसा मिलता है, देखिए जहाँ हरिजन की बात आती है वहाँ पे अपने गांधी जी और अंबेडकर जी दोनों लोग थे। तो अंबेडकर जी का ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन था और गांधी जी का ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग था। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने दोनों को आस ही पास लिख दिया। साथ ही साथ अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में बनाई और इसमें बहिष्कृत भारत नाम की एक पत्रिका भी 1927 में निकाली और समाज समता संघ भी बनाया था। तो ठीक है, अंबेडकर के बारे में इतना दिमाग में रख लीजिएगा। साथ ही साथ गांधी जी के बारे में भी जो है दिमाग में ये रख लीजिएगा, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन सेवक संघ जिसको बोलते हैं, इसके अध्यक्ष जो थे घनश्याम दास बिरला थे। तो ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में हम बात तो कर लिए। कम्युनल अवार्ड, ठीक है, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, ठीक है, 71 से 148 कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा। फिर पूना पैक्ट के बाद याद रखिएगा कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, जब 1930 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कांग्रेस जो है मतलब उसके बाद जो है आया था कम्युनल अवार्ड। उसके बाद जो है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्रोनोलॉजी दिमाग में रखिएगा। तो इसमें ऑलरेडी ये एक फॉर्मेलिटी रह गई थी, ये था, हर चीज़ गवर्नमेंट ने मान लिया था। जब से गांधी जी लौटे, कहे कि हम फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, जो कि एक रुख था अंग्रेजों का। मैंने बताया कि कंजर्वेटिव थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे उपद्रव मचाने लगे ब्रिटेन में कि कैसे आप एक फ़कीर के साथ बराबरी पे बात कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा कि चलो भैया अब कुछ नहीं, अब एक वाइट पेपर दिया जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा, ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाया जाएगा इसकी जो है जो रिकमेंडेशन होगा वो केवल बाइंडिंग होगी ही नहीं, ये जो बोलेंगे सोचा जाएगा। बाकी उसके बाद कुछ हुआ नहीं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, बस केवल याद रखने लायक ये क्रोनोलॉजी याद रख लीजिएगा। 1932 में हुआ था। फिर मैंने बताया 1935 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पे, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट पे एक
जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। उसके प्रावधान हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ा सा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारतीय संविधान के जो है आर्किटेक्चर और पहले लॉ मिनिस्टर थे, और ये इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। याद रखिएगा उस टाइम पे कितना एक दूसरे के लिए पॉलिटिक्स में रिस्पेक्ट की बात होती थी कि चलिए वो दूसरे पार्टी के उनको भी बना के मिनिस्टर बनाया जाता था। आज तो भगवान जान भविष्य बचाए। ये लो कास्ट से थे, ठीक है। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन बनाया 1920 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा और बहिष्कृत समाज नायक की 15 दिनों पे मतलब एक मैगजीन निकालते थे, उसको नाम था जो मैंने आपको पहले भी बताया। और समाज समता संघ भी बनाया था। ये अकेले पर आदमी थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल जो है, अकेला आदमी जिसने पार्टिसिपेट किया था वो कौन थे, और जिन्होंने साइमन कमीशन के साथ जो है कोऑपरेट भी किया था इन्होंने, और तीनों राउंड टेबल में अकेले आदमी थे। कोई और भी जितने लोग गए थे कोई ऐसा आदमी नहीं था जो तीनों राउंड टेबल में गया हो। कोई फर्स्ट में गया हो, कोई सेकंड में, कोई कहीं नहीं। कांग्रेस केवल सेकंड राउंड टेबल में गई थी। ये अकेले आदमी थे जो तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किए थे। बाद में ये बुद्धिज्म की ओर कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। बाद में आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा वरना। तो वही मैंने आपसे बोला कि मैं जो है काफ़ी बड़े लेक्चर का जो है वो सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए आप अगले लेक्चर का वेट करिए, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन वैसे हम अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए जितना बताया गया है हरिजन सेवक संघ, और अगला लेक्चर बहुत ही जल्दी आएगा। दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहिएगा। हर चीज़ एक पूरा एकदम ओवर डिपेंडेंट हमेशा किसी चीज़ पे ख़राब है, आपको ये नुकसान कर जाएगा। मैं आज ही बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम आपको यार मटेरियल अगर हम आपको 6-7 घंटे काम के बावजूद और घर परिवार होने के बावजूद भी उसके बावजूद दे सकते हैं, तो आप लोग केवल 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा के नोट्स बना सकते हो। आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोग हिस्ट्री में क्या चीज़ पा रहे हो। मैं बाकी तो नहीं जानता, लेकिन मैं हिस्ट्री में ज़रूर कहता हूँ कि आप घूम आओ जहाँ जहाँ जाना चाहते हो। आपको 14 घंटा 15 घंटे में जो मिल रहा है ना, वो इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, बुक्स पढ़ा हुआ है, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स सबको पता होगी। इसीलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने नोट्स बनाएं, इसको सीरियसली लें, इसको रिवाइज करते रहें। अगर आप इसके बाद भी क्वेश्चन नहीं लगा पाते, मैंने देखा था कुछ लोगों को ने पिछले कुछ क्वेश्चंस का जो है आंसर मैंने जब बोलता था कि चलिए इसके बारे में बताइए, काफ़ी लोगों ने तो सही दिया था, व्हिटली कमीशन वगैरह सब कुछ अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ लोग जो है वहाँ पे गलत आंसर दे रहे थे। जैसे मैंने पूछा था होम रूल लीग के टाइम पे जो है किसने अपने टाइटल छोड़ा था, नहीं एनी बेसेंट ने लोगों ने बोला। लेकिन नहीं, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर आप गलती करते हो तो उसका रीज़न ये है कि रिवीजन में कमी है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में कमी में। आप जो भी क्वेश्चन लाओगे यूजुअली 90% क्वेश्चन जो है इसी सब में से रहेगा। तो रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, अगले लेक्चर का वेट करिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।